वेलकम टू सर्वोदय शिक्षा। और आज हम बात करने वाले हैं 12th क्लास फिजिक्स के चैप्टर ऑल्टरनेटिंग करंट के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की, जो है ट्रांसफार्मर। तो देखते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है, और ये क्वेश्चन भी एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन में बहुत छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं जो 1 मार्क्स और 2 मार्क्स क्वेश्चन की फॉर्म में भी पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर is a electrical device which is used for changing the magnitude of AC voltage and current। चेंजिंग का मतलब ये है कि ट्रांसफार्मर में एक तरफ से हम AC मींस ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि चैप्टर का नाम भी है, AC वोल्टेज अप्लाई करते हैं। दूसरी तरफ आउटपुट पर वो AC वोल्टेज आइदर तो बढ़ जाती है या वो कम हो जाती है। इसी तरह से करंट की वैल्यू भी कम या ज़्यादा कर पाते हैं। तो ट्रांसफार्मर एक ऐसी डिवाइस है जो कि वोल्टेज और करंट की मैग्नीट्यूड को चेंज कर देती है। कितनी तरह के ये ट्रांसफार्मर होते हैं, इसमें हम 2 तरह के ट्रांसफार्मर की बात करते हैं। एक है स्टेप अप ट्रांसफार्मर और दूसरा है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप जो है वो AC वोल्टेज को इंक्रीज करता है और स्टेप डाउन जो है वो AC को डिक्रीज करता है। कैसे करता है ये आगे देखते हैं। ट्रांसफार्मर जिस प्रिंसिपल पर बेस्ड है वो प्रिंसिपल है म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन के बारे में हम जानते हैं कि मान लिया कि हमारे पास ये एक कॉइल है। इस कॉइल को हमने रखा हुआ है बिना किसी सेल या सोर्स को लगाए। इसके सामने एक दूसरी कॉइल है। इस कॉइल में मान लिया हमने एक सेल लगा दिया है या हमने इसमें किसी भी तरह से कोई करंट जनरेट किया है। इस करंट की वजह से अगर यहाँ पर कोई करंट जनरेट होता है तो इस तरह से जो इंडक्शन होता है वो म्यूचुअल इंडक्शन होता है। मीन्स एक कॉइल में करंट चेंज होगा, उसकी वजह से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, और वो फ्लक्स अगर इस कॉइल से लिंक है तो उस फ्लक्स के चेंज होने की वजह से इस कॉइल में भी अगर करंट जनरेट हो जाता है तो ये कहलाता है म्यूचुअल इंडक्शन। तो इसी प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफार्मर बेस्ड है। अब बात करते हैं इसके कंस्ट्रक्शन की। कंस्ट्रक्शन में सबसे पहली लाइन लिखी है लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर मेड ऑफ लेमिनेटेड शीट। ये क्या चीज है ये देखते हैं। यहाँ पर ये एक शीट है। जनरली ये जो शीट है वो सॉफ्ट आयरन की बनाई हुई होती है। ये शीट किस तरह से पता चल रहा होगा, ये रेक्टेंगुलर शीट है, ये इतनी इसकी विड्थ है, बीच में से ये खाली है। इस शीट को लेमिनेटेड लिखा गया है। लेमिनेट का मतलब है प्लास्टिक कोटिंग। प्लास्टिक कोटेड का मतलब है अगर एक से ज्यादा शीट हमने एक साथ ऐसे रख भी दी तो एक शीट का दूसरे शीट से किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है, उसके बीच में एक प्लास्टिक की लेयर आ जाएगी। इसका मतलब है प्लास्टिक कोटिंग को ही हम यहाँ पर लेमिनेटेड शीट बोल रहे हैं। यहाँ पर देखिए ये एक लेमिनेटेड शीट है और इसी तरह की बहुत सारी शीट लगा के एक पाइल यानी कि ढेर बना दिया गया है। तो इस तरह से पूरी एक गड्डी रख देंगे तब जाके ये लेमिनेटेड शीट का एक कोर बन जाएगा, जिसको कि हम बोल रहे हैं लेमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। सॉफ्ट आयरन क्यों इस्तेमाल किया है इसको हम आगे देखेंगे। आमतौर पर यह डायग्राम जो होता है इसको जब हम बुक्स में बनाते हैं तो वो इस फॉर्म में दिखाई देता है। यानी कि ये पूरा का पूरा जो मोटा सा पीस है यानी पाइल है, ये अकेली बहुत सारी सॉफ्ट आयरन प्लेट से बनी हुई है। ऐसी प्लेट्स हैं और इनको सामने से इस तरह से दिखाया गया है और यहाँ पर ये वायर का कनेक्शन दिखाया गया है। तो ये डायग्राम है जिसको हम यूज करेंगे, लेकिन रियलिटी में ये इस तरह का होता है। 2 कॉइल्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेल इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। यहाँ पर मैंने जैसा कि बताया कि बुक में ये डायग्राम ऐसा होगा। यहाँ पर देखिए इसके लेफ्ट हैंड साइड पर हमने वायर लपेटा हुआ है, तो दिस वायर इज नॉन एज प्राइमरी कॉइल, और जो दूसरी तरफ वायर है ये कहलाता है सेकेंडरी कॉइल। जब हम इस तरह से वायर को लपेट देते हैं तो एक वर्ड और है इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर। कहने का मतलब है जब ये वायर इस सॉफ्ट आयरन की कोर पे लपेटा तो सॉफ्ट आयरन तो ऑलरेडी इंसुलेटेड है, मींस प्लास्टिक कोटिंग, तो इस वायर का इस कोर के साथ कोई कंडक्टिंग कांटेक्ट नहीं हो सकता, पहली चीज। दूसरा ये जो वायर है
ये कोई नेकेड वायर नहीं है, ये भी लेमिनेटेड वायर है। मीन्स इस वायर को भी प्लास्टिक की कोटिंग की हुई है। जैसे कि घरों में तुमने देखा होगा बल्ब से स्विच तक जो खुला तार कई बार दिखता है, तो वो होता है ना ग्रीन या येलो कलर की प्लास्टिक कोटेड रहता है। इस तरह का ये भी लेमिनेटेड वायर है। मीन्स वायर के जो दो टर्न है, उन दो टर्न में भी आपस में कोई कांटेक्ट नहीं है। इस वायर का इस वायर से मीन्स प्राइमरी कॉइल का सेकेंडरी कॉइल से भी कोई कनेक्शन नहीं है। कहने का मतलब है यहाँ पर 3 आइटम है। पहला आइटम ये वायर, दूसरा कोर और तीसरा आइटम सेकेंडरी कॉइल। तीनों का आपस में किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं है। तो इस तरह से बनता है ये ट्रांसफार्मर। प्राइमरी कॉइल इज इनपुट कॉइल। इनपुट क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ पर कनेक्शन करके कोई एसी सोर्स हम यहाँ पर लगाएंगे। प्राइमरी को अगर नाम देते हैं P, तो इनपुट को हम VP लिखेंगे। तो इस तरह से ये है इनपुट कॉइल, जहाँ पर हम कोई ना कोई सोर्स लगाएंगे। और जो दूसरा है आउटपुट, मीन्स यहाँ पर हम किसी ना किसी तरह का रजिस्टेंस लगा के इस रजिस्टेंस के अक्रॉस हम आउटपुट लेंगे, जिसको मैंने नाम दिया है VS। S स्टैंड फॉर सेकेंडरी कॉइल। तो इस तरह से एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। शुरू में हमने जब बात की थी कि स्टेप अप और स्टेप डाउन की, तब हमने कहा था कि एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। वो कुछ इसी तरह के होते हैं। अब हम बात करते हैं थ्योरी और वर्किंग कि कैसे ये वोल्टेज या करंट को कम या ज़्यादा कर देता है, उसके बारे में बात करते हैं। When an alternating voltage is applied to the primary, पहली चीज अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज अप्लाइड मीन्स ये डीसी पर काम नहीं करेगा। इसमें जो भी इनपुट होगा वो एसी होगी। हम यहाँ पर एक एसी सोर्स लगाते हैं जिसका नाम हम रख देते हैं वीपी। पी स्टैंड फॉर प्राइमरी कॉइल। यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न को हम लिख देते हैं एनपी, नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी। क्या होता है इससे? जब ये सोर्स लगाया तो यहाँ पर किसी ना किसी तरह का एक करंट फ्लो होगा। हालांकि एसी में इस तरह से डायरेक्शन नहीं बताते हैं, क्योंकि एसी में करंट की डायरेक्शन बार बार चेंज होती रहती है। उससे क्या होगा, जब ये करंट इस कॉइल में फ्लो हुआ तो ये कॉइल एक सोलेनोइड की तरह से काम करती है। और हम जानते हैं सोलेनोइड के सेंटर पर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। इस तरह से ये मैग्नेटिक फील्ड है जो इस कॉइल के अंदर से पास हो रहा है। जब ये मैग्नेटिक फील्ड इस लूप के साथ यानी कि इस एरिया के साथ कनेक्ट हुआ तो वो बन जाएगा फ्लक्स। ये हो गया फ्लक्स। फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। सॉफ्ट आयरन होने की वजह से ये सारा का सारा फ्लक्स जो है सेकेंडरी कॉइल में चला जाएगा, इस आयरन से होते हुए कुछ इस तरह से। सॉफ्ट आयरन एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, इसलिए ये पूरे फ्लक्स को जबरदस्ती अपने अंदर से पास करवाता है। तो ये फ्लक्स यहाँ चला गया, यानी प्राइमरी कॉइल का सारा फ्लक्स सेकेंडरी कॉइल पर चला गया। एक और केस, कुछ फ्लक्स ऐसा भी तो होगा जो ऐसे बाहर चला गया होगा, लेकिन हम अभी आइडियल कंडीशन की बात कर रहे हैं कि फ्लक्स किसी तरह का लॉस नहीं हो रहा, सारा जितना फ्लक्स बना वो वहां चला गया। तो फ्लक्स पास हुआ सेकेंडरी कॉइल से। और ये हम जानते हैं एसी है तो करंट में चेंज होगा, करंट में चेंज होगा तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो यहाँ पर इंड्यूस ईएमएफ होगा, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होने से ईएमएफ या करंट इंड्यूस हो जाता है। तो वो इंड्यूस ईएमएफ यहाँ के नंबर ऑफ टर्न पर डिपेंड करता है, उसको हम नोट कर लेते हैं। अगर ये कैपिटल ES इंड्यूस ईएमएफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्न NS है, तो इंड्यूस ईएमएफ होगा ES इक्वल टू माइनस NS d∅/dt। ये हम जानते हैं कि किसी भी सोलेनोइड के अक्रॉस जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो कुछ इस तरह का होता है, ये ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। ये तो हुई पहली बात। लेकिन ये जो फ्लक्स है सिर्फ ऐसा तो नहीं कि यहीं पर आया, ये फ्लक्स यहां से घूमकर वापस प्राइमरी में आता है। तो प्राइमरी में भी फ्लक्स चेंज होगा तो एक ईएमएफ यहां पर भी इंड्यूस होगा। दोनों में फर्क क्या है? इस वाले ईएमएफ को हम बैक ईएमएफ कहेंगे, क्योंकि वीपी के ये अपोजिट डायरेक्शन में होगा।
तो हम इसको भी नोट कर लेते हैं। अगर EP यहां पर होने वाला EMF इंड्यूस्ड है तो इसको हम लिखेंगे -NP d∅/dt। तो ये EP है, यहां पर EMF इंड्यूस, और ES है, यहां पर EMF इंड्यूस। दो EMF आ गए। यहां हमने कहा ये वाला VP और ये वाला EP, ये तो है अप्लाइड और वो है इंड्यूस, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। तो अब करंट कैसे फ्लो होगा इसको समझते हैं। हम आइडियल केस में मानते हैं कि जो प्राइमरी कॉइल है इसका रेजिस्टेंस 0 होगा। अब सोच के देखिए, अगर रेजिस्टेंस 0 होता और ये वोल्टेज होती तो करंट कितना होता? वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस 0 होने से ये करंट तो इन्फिनिटी हो जाता। इसका मतलब है रेजिस्टेंस कॉइल से तो नहीं आ रहा, लेकिन ये भी तो अपोजिशन का काम कर रहा है। तो इसका मतलब ये है यहाँ पर जो करंट जनरेट हो रही है वो इस वजह से हो रही है कि ये VP और ये EP ये दोनों इक्वल होने चाहिए। तो इस कंडीशन को हम लगाएंगे तो इस आइडियल केस में, आइडियल क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने रेजिस्टेंस को 0 माना है, जो कि प्रैक्टिकली तो नहीं होता पर यहाँ पर ऐसा हो सकता है। तो अप्लाइड वोल्टेज EMF इंड्यूस के इक्वल हो जाएगी। अब आते हैं आउटपुट पर। जब ये हमें EMF आउटपुट पर मिला तो ये EMF इस तरह से वायर से निकलेगा। वायर पर हम एक रेजिस्टेंस लगाते, ये जो करंट बनेगी इंड्यूस करंट वो इस रेजिस्टेंस से आती और हमें यहां पर आउटपुट मिलता, यानी कि VS मिलता। अगर रेजिस्टेंस कम हुआ तो कुछ ना कुछ लॉस भी होगा। तो हम क्या मान के चलते हैं, या तो रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है या ये सर्किट ओपन है। अगर ये ओपन सर्किट होगा तो जितना EMF इंड्यूस होगा उतना ही यहां मिल जाएगा, मींस VS = ES। तो इस तरह से हम देख सकते हैं अप्लाइड वोल्टेज है VP और आउटपुट मिला ES, और ये दोनों जो हैं नंबर ऑफ टर्न इन प्राइमरी और नंबर ऑफ टर्न इन सेकेंडरी पर डिपेंड करते हैं। तो इस केस में अगर हम ये लिखना चाहें ES/EP दैट इज इक्वल टू VS/VP एंड दैट इज इक्वल टू NS/NP, हम ये लिख सकते हैं इस रिलेशन से। यानी कि जो वोल्टेज हमें आउटपुट पर और इनपुट पर मिल रही है वो नंबर ऑफ टर्न के प्रोपोर्शनल है। और नंबर ऑफ टर्न कौन डिसाइड करेगा? वो हम डिसाइड करेंगे। अगर हम नंबर ऑफ टर्न में जो चेंज रखेंगे उस चेंज के अकॉर्डिंग ये स्टेप अप या स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहा जाएगा। पहले हम देखते हैं इस पूरे प्रोसेस को हम लिखेंगे किस तरह से, उसके बाद आगे चलते हैं। यहां देखिए, When an alternating voltage VP is applied to the primary, ये वो है जो हमने अप्लाई की थी। The resulting current produce an alternating magnetic flux in primary, हमने देखा था यहां पर ये जो फ्लक्स बना था ये इनपुट वोल्टेज की वजह से था। This flux linked the secondary and induced an EMF ES, सेकेंडरी से ये निकला था सॉफ्ट आयरन से होते हुए और ES में जाकर एक EMF इंड्यूस हुआ था जिसको हमने लिखा था -NS d∅/dt। The value of this EMF depend upon the number of turn in the secondary. We consider an ideal transformer, यहां पर ये वर्ड है आइडियल ट्रांसफार्मर। आइडियल मीन्स इसका जो इनिशियल रेजिस्टेंस है, प्राइमरी का रेजिस्टेंस है, उसको हमने 0 माना था और उस 0 मानने के बाद हमने कहा था EP और VP ये सेम होगी तभी जाके यहां पर हम करंट को फ्लो करा पाएंगे। द अल्टरनेटिंग फ्लक्स ऑल्सो इंड्यूस एन EMF, जो कि बैक EMF हमने बताया वो VP के इक्वल हो जाएगा। इफ द सेकेंडरी इज एन ओपन सर्किट, ये भी हमने बात की, यानी कि रेजिस्टेंस हाई हो तब जाके ES और VS ये दोनों इक्वल हो पाएंगे। तो ये सारा वो है जो हमने अभी सीखा। तो ये आउटपुट और इनपुट का एक रिलेशन हमें मिल गया जो नंबर ऑफ टर्न्स की फॉर्म में है। अजम्पशंस, इसको समझते समय हमने क्या क्या अजम्पशन किया एक बार उसको भी देख लेते हैं। हमने क्या माना, प्राइमरी रेजिस्टेंस स्मॉल है, हमने तो 0 माना, और जो करंट फ्लो हुई वो भी स्मॉल है,
क्यों स्मॉल? क्योंकि जो अप्लाइड ईएमएफ था वो बैक ईएमएफ के एकदम इक्वल कर दिया, तो देखा जाए तो आइडियली करंट फ्लो ही नहीं होती, पर हमने माना कि वो एकदम से बराबर नहीं होता है, तो वहां पर एक कम करंट होगा। ये आइडियल केस है, ऐसा प्रैक्टिकली नहीं होता है। द सेम फ्लक्स लिंक बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एज वेरी लिटिल फ्लक्स एस्केप फ्रॉम द कोर। जो प्राइमरी से फ्लक्स निकला हमने कहा पूरा का पूरा सेकेंडरी में चला गया। प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता है, पर आइडियली हमने ये अज्यूम किया कि लॉस नहीं हुआ है। द सेकेंडरी रेजिस्टेंस इज लार्ज, हमने कहा कि हम बाहर के सिरे खुले छोड़ देते हैं, ओपन, तो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस हुआ। प्रैक्टिकली हम कुछ ना कुछ बल्ब लगाते हैं या कुछ डिवाइस लगाते हैं, लेकिन हमने इसको खुला छोड़ा, तो ये भी एक अजम्पशन था जिससे कि बाहर का करंट कम हो। तो ये अजम्पशन है जिनको मानते हुए हमने ट्रांसफार्मर समझा है। अब बात करते हैं पावर की, और यहां से हम समझेंगे ट्रांसफार्मर स्टेप अप और स्टेप डाउन कैसे हो रहा है। इफ द ट्रांसफार्मर इज अज्यूम्ड टू बी 100% एफिशिएंट, नो एनर्जी लॉस, हमने तो यही माना है कि लॉस हो ही नहीं रहा है। पावर को रिप्रेजेंट करते हैं करंट इनटू वोल्टेज थे, तो मींस इनपुट करंट है आईपी, इनपुट वोल्टेज है वीपी, आउटपुट करंट है आईएस और आउटपुट वोल्टेज है वीएस। अगर पावर सेम है तो ये रिलेशन वैलिड होना चाहिए, और ये रिलेशन वैलिड है तो हम लिख सकते हैं वी एस अपॉन वी पी दैट इज इक्वल टू आई पी अपॉन आई एस। और हम ये जानते हैं दिस वी एस अपॉन वी पी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एन पी। तो ये रिलेशन है वोल्टेज का, करंट का और नंबर ऑफ टर्न का, जैसा कि हमने यहाँ पर ये मेंशन किया हुआ है। इस रिलेशन से हम कहाँ पहुंच सकते हैं, अब इसको देखते हैं। ये रिलेशन है, इस रिलेशन से अगर हम V की वैल्यू निकालना चाहें तो कुछ इस तरह से निकलेगी NS अपॉन NP इंटू VP, और करंट के निकालना चाहें तो IS इज इक्वल टू NP अपॉन NS इंटू IP। रिलेशन में चेंज किया है, यहाँ पर रेशो है NS अपॉन NP और ये रेशो है NP अपॉन NS, और इस रेशो से हम स्टेप अप और स्टेप डाउन समझते हैं। वो देखिए कैसे। अगर NS की वैल्यू NP से ज़्यादा है, यानी सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न प्राइमरी कॉइल से ज़्यादा है, तो उस केस में सेकेंडरी वोल्टेज ज़्यादा मीन्स आउटपुट वोल्टेज ज़्यादा मिलेगी। तो ये ट्रांसफार्मर कैसा हुआ, स्टेप अप ट्रांसफार्मर। लेकिन अगर हम करंट की बात करते हैं तो करंट का रिलेशन देखिए, NS को हमने ज़्यादा बताया और NP को कम, और स्टेप अप बताया। लेकिन यहाँ इस रिलेशन से देखते हैं कि करंट की वैल्यू यहाँ डिक्रीज हो जाती है, मीन्स IS इज लेस देन IP, यानी कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर जो वोल्टेज को बढ़ाता है वो करंट को डिक्रीज कर देता है, और वो इस रिलेशन से हम समझ सकते हैं। यहाँ पे देखते हैं NP की वैल्यू NS से ज़्यादा है, यानी कि प्राइमरी में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा हो तो वो स्टेप डाउन होगा, यानी वोल्टेज को कम करेगा, और दूसरी साइड हम देखेंगे करंट की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये दोनों ट्रांसफार्मर हैं जो वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट को कम कर देते हैं। रीज़न क्या, क्योंकि पावर जो है दोनों तरफ सेम रखनी है, यानी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यहाँ पर भी लागू होता है। यहाँ पर हमने ये माना है कि आइडियल ट्रांसफार्मर है, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं है, लेकिन प्रैक्टिकली तो ऐसा नहीं होता ना। प्रैक्टिकली लॉस होते हैं, और जो लॉस होते हैं वो कहाँ कहाँ होते हैं, किस किस तरह से उनको हम रोक सकते हैं, इसको हम समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फ्लक्स लीकेज। फ्लक्स लीकेज वही है, प्राइमरी से फ्लक्स निकला और सेकेंडरी में जाके घुस गया। यहाँ से फ्लक्स जनरली लीक होता है। किस लिए लीक होता है, पुअर डिजाइन ऑफ ट्रांसफार्मर, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा होल लूप होता ही है जहां से फ्लक्स लीक हो जाएगा। कैसे बचा सकते हैं, इसको बचाने का तरीका है प्राइमरी और सेकेंडरी में जो वायर हम लपेटते हैं उनकी वाइंडिंग को और ज़्यादा टाइट और ज़्यादा अच्छे से बना के, दूसरा जो सॉफ्ट आयरन लेते हैं उसको भी लेने का रीज़न यही है कि ये एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है, और फेरोमैग्नेटिक मटेरियल ज़बरदस्ती पूरे फ्लक्स को अपने अंदर से पास करवाता है, तो कम से कम लीकेज यहाँ पर करता है। तो ये एक
दूसरा मेथड हुआ जिससे हम लीकेज को कम कर सकते हैं, हीट लॉस। हीट लॉस जहां भी होगी वो आई स्क्वायर आर से रिप्रेजेंट की जाएगी। इट मीन्स रेजिस्टेंस होगा तो हीट लॉस होगी। ये हम जानते हैं कि हमने रेजिस्टेंस को 0 माना, लेकिन जो वायर यूज होगा उस वायर में कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा ही, तो इसको तो 0 कर ही नहीं सकते, तो ये हीट लॉस होगा ही होगा, यानी ट्रांसफार्मर गर्म हो जाते हैं। कम करने का तरीका क्या है? एक ही तरीका है, जो तार यूज कर रहे हैं वो थिक वायर लेंगे तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि रेजिस्टेंस इक्वल टू रॉ एल अपॉन ए। एरिया जितना ज़्यादा यानी क्रॉस सेक्शन एरिया उतना ही रेजिस्टेंस कम, पर 0 नहीं कर सकते हैं, इसलिए ये लॉस भी होगा ही होगा। तीसरे लॉस पर आता है एडी करंट। एडी करंट क्या है? जब भी कहीं पर हम सोलेनोइड में फ्लक्स चेंज करते हैं तो करंट जनरेट होता है, लेकिन ये एडी करंट जो है ये कॉइल की बजाय अगर मान लो ईंट होती और वो मेटल की होती, आयरन की, तो उसमें जो करंट होता है वो करंट बहुत ज़बरदस्त होता है। रीज़न, पूरा पाथ कंडक्टिंग है, कोई रोक टोक है नहीं, तो वहाँ पर आई स्क्वायर आर जो हीट है वो ज़्यादा होती है। इसको कैसे कम करें? क्योंकि एडी करंट का मतलब है इंड्यूस करंट, वो तो होगा ही होगा। तो यहाँ पर देखिए, जो हमने सॉफ्ट आयरन बनाना है वो मोटी सी जो लेयर बनाई है बहुत सारी शीट्स मिला के, उसकी जगह पूरा का पूरा मेटल का पीस क्यों नहीं ले लिया? क्योंकि मेटल का पीस लेते तो ज़बरदस्त करंट होता और हीट होती और पिघल जाता। तो हमने क्या किया, एक शीट से दूसरे शीट में कोई करंट ना जाए, इसलिए पहली बात तो शीट अलग अलग करी, दूसरा उनका सबका लेमिनेशन भी कर रखा है कि पहली शीट से अगर करंट पास हो भी रहा हो तो उनके बीच में प्लास्टिक का जो एयर गैप है उसकी वजह से इतना रेजिस्टेंस आ जाए कि एडी करंट उसका कुछ भी ना बिगाड़ पाए। तो जो हम लेमिनेटेड शीट लेते हैं और एक एक शीट से उसकी थिकनेस बढ़ाते हैं, वो एडी करंट को रिड्यूस करने का ही एक तरीका होता है। हिस्टेरेसिस। हिस्टेरेसिस वर्ड क्या है इसको समझते हैं। इसका हो सकता है कहीं पर आपने इस तरह का एक ग्राफ देखा हो। ये ग्राफ क्या होता है इसको जानिए। मान लिया एक लोहे का टुकड़ा है, आयरन पीस, उसको हमने मैग्नेटाइज किया तो सारे एटम एक तरफ हो गए अलाइन, फिर उसको डीमैग्नेटाइज किया तो एटम फिर से अपनी जगह से बिगड़ गए, फिर मैग्नेटाइज किया अलाइन, फिर हटाया फिर बिगड़ गए। तो बार बार ऐसा करने से इसकी जो एनर्जी है वो लॉस होती है। तो इसी तरह से बार बार रिपीटेडली मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन की वजह से जो एनर्जी लॉस होती है उसको हिस्टेरेसिस बोलते हैं। दिस रिजल्टिंग एक्सपेंडिचर ऑफ एनर्जी इन द कोर, क्योंकि कोर वाला पार्ट है उसमें ऐसा होता है इसलिए ऐसा होता है। इसको क्या कम कर सकते हैं जी? 0 तो नहीं कर सकते हैं। दिस इज मिनिमाइज्ड बाय यूजिंग ए मैग्नेटिक मटेरियल विच हैज लो हिस्टेरेसिस लॉस। तो इसको सिर्फ मिनिमाइज किया जा सकता है। कैसे कर सकते हैं? कोई मटेरियल ही ऐसा ले लें जिसमें कम हिस्टेरेसिस लॉस होता हो, उसलिए मटेरियल का सिलेक्शन ऐसा करना पड़ेगा। लेकिन हम ये भी चाहते हैं कि फ्लक्स अच्छे से लिंक हो, हम ये भी चाहते हैं हिस्टेरेसिस लॉस नहीं हो। ये दोनों अपोजिट चीज़ें हैं, एक साथ दोनों अचीव नहीं होंगी। तो हम क्या करते हैं, एक ऑप्टिमम केस में इसका सॉल्यूशन ढूंढते हैं। यूज ऑफ ट्रांसफार्मर कहाँ यूज होते हैं? वैसे तो इसके यूज जनरली देखे ही होंगे। जो हम मोबाइल चार्जर यूज करते हैं उसमें इतना मोटा जो होता है, असल में वो एक छोटा सा ट्रांसफार्मर होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। मीन्स ये काम क्या करता है, रेक्टिफायर में इसका यूज होता है, ये यहाँ पे लिखा है। दूसरा, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। जब हम एनर्जी का ट्रांसमिशन करते हैं तो बनती कहाँ पर है बिजली? किसी डैम पर, और चाहिए कहाँ? बहुत ज़्यादा 500 किलोमीटर दूर। तो जो लंबे वायर्स लगेंगे, लंबे तो लगेंगे ही, जब 500 किलोमीटर का वायर लगाएंगे तो इतने लंबे वायर में करंट फ्लो होगा तो हीट ज़बरदस्त होगा, और इतनी हीट होगी कि एनर्जी लॉस के बाद वहाँ कुछ बचेगा ही नहीं पहुँचने का। तो इस लॉस को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, जो करंट फ्लो करते हैं ना, वो कम मैग्नीट्यूड के करंट पर ये ट्रांसमिशन करते हैं, जिससे कम मैग्नीट्यूड तो हीट लॉस आई स्क्वायर आर ये भी कम होगा। तो आई की वैल्यू को कम करने के लिए हम ट्रांसफार्मर लगा के पहले लगाते हैं स्टेप
अप जो वोल्टेज तो बढ़ाता है, करंट कम कर देता है, और जहां पर हमें चाहिए वहां पर क्या करते हैं, स्टेप डाउन लगाते हैं, तो वोल्टेज कम और करंट ज्यादा। तो इस तरह से हम ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन में भी ट्रांसफार्मर का यूज करते हैं। इसके साथ ही टॉपिक खत्म हुआ। तो ये था एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। थैंक यू वेरी मच।